आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला ट्रांजैक्शन। यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो है व्यवसाय के स्वामी ने निजी खर्च हेतु व्यापार से रुपए निकाले। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जब व्यापार से निजी खर्च हेतु रुपया निकाला जाता है तो वो कहलाता है ड्राइंग या उसको आहरण कहते हैं। इसलिए ये जाएगा ड्राइंग अकाउंट में। और चूंकि ये कैश में है इसलिए दूसरा जो अकाउंट हमारा प्रभावित होगा वो होगा कैश अकाउंट। तो ये दोनों प्रभावित होने वाले खाते हो गए, ड्राइंग अकाउंट और कैश अकाउंट। अब ड्राइंग अकाउंट जो है वो एक तरह का पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट इसलिए क्योंकि ये व्यवसाय के स्वामी का अकाउंट है। इसमें प्रायः हम स्वामी का नाम नहीं लिखते हैं, पर अगर व्यवसाय के स्वामी एक से ज्यादा हों तो फिर हम उनके नाम से ये अकाउंट खोलेंगे। जैसे अगर व्यवसाय का स्वामी प्रकाश और सूरज हैं तो फिर हम लिखेंगे प्रकाश का ड्राइंग अकाउंट और सूरज का ड्राइंग अकाउंट। तो ये ड्राइंग अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट, और कैश अकाउंट तो रियल अकाउंट में आता ही है। अब इसमें लगने वाले जो नियम हैं वो है पर्सनल अकाउंट का नियम जो कहता है पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। अब इस नियम के अनुसार चूंकि यह अकाउंट जो है वो व्यवसाय के स्वामी के नाम से नहीं बनता है पर ये उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये जो पैसा पाने वाला है वो है व्यवसाय का स्वामी जिसका ये अकाउंट है, इसको हमको करना है डेबिट। और रियल अकाउंट्स के नियमानुसार जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो, और यहाँ पर कैश जा रहा है इसलिए ये हो जाएगा क्रेडिट। इसको हम इस तरह लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आइए अब हम देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन। मोहन को नगद माल बेचा 7,000 रुपए का। अब यहाँ पर चूंकि नगद बेचा है इसलिए एक तो कैश अकाउंट है जो प्रभावित होगा, और चूंकि ये सेल है तो एक होगा सेल्स अकाउंट। ये दोनों हो गए प्रभावित होने वाले खाते। कैश अकाउंट आता है रियल अकाउंट के अंतर्गत, और सेल जो है वो एक तरह की हमारी इनकम है इसलिए वो आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। अब हम लगाते हैं इन खातों के नियम, और इन खातों के नियमानुसार रियल अकाउंट में जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट किया जाता है। अब हमने अपना माल बेचा है, सेल की है, मतलब हमारे पास कैश आया है इसलिए इसको हम करेंगे डेबिट। और नॉमिनल अकाउंट्स के अनुसार आय को क्रेडिट किया जाता है इसलिए सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। इसको हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगला ट्रांजैक्शन हमारा है कार्यालय के लिए फर्नीचर खरीदा, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस 5,000 रुपए का। अब यहाँ पर देखिए नगद खरीदा या उधार ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और जैसा कि हमने आपको पहले नियम बताया था कि अगर नगद या उधार न लिखा हो और किसी व्यक्ति का या पार्टी का नाम भी नहीं हो, नगद या उधार जिसे खरीदा है तो उसे हम नगद ही मानते हैं। तो यहाँ पर एक तो जो चीज अफेक्ट होगी वो फर्नीचर चूंकि हमने लिया है तो एक तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा। दरअसल ये परचेज नहीं है, ये हम ध्यान रखें, क्योंकि ये माल नहीं है जिसका कि हम बिजनेस करते हैं। ये क्रय विक्रय के लिए फर्नीचर नहीं खरीदा जा रहा है, बल्कि ये ऑफिस को सुचारू रूप से चलाने के लिए खरीदा जा रहा है, इसलिए ये जाएगा फर्नीचर अकाउंट में। और ये कैश खरीदा जा रहा है इसलिए दूसरा अकाउंट जो यहाँ पर प्रभावित होगा वो होगा कैश अकाउंट। ये फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों प्रभावित होंगे। अब यहाँ जो फर्नीचर अकाउंट है वो चूंकि ये फर्नीचर हमारी संपत्ति हो गई जिसे हम आगे तक या निरंतर इस्तेमाल में ला सकते हैं ऑफिस को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो ये हो जाएगा रियल अकाउंट। और कैश तो संपत्ति होता ही है इसलिए फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट ये दोनों आएंगे रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट के नियमानुसार जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट किया जाता है। व्यापार में आया है फर्नीचर इसलिए ये होगा डेबिट, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट किया जाता है। व्यापार से जा रहा है कैश इसलिए ये हो जाएगा क्रेडिट। तो इसको हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।